ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट से इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको। तो क्या है कि जैनिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैनिज्म क्या है? वन ऑफ द एंशियंट इंडियन रिलीजन है। किसने फाउंड किया? वर्धमान महावीर ने। स्पेसिफिकली जो मॉडर्न जैनिज्म जो हमें अभी दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये 24th तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव जी, वो फर्स्ट थे। ठीक है, और ये 6th सेंचुरी बीसी में ओरिजिनेट हुआ। 6th सेंचुरी का मतलब हमने देख लिया था कि 6th सेंचुरी का क्या मतलब है। तो तब ये ओरिजिनेट हुआ, और हम देखेंगे कि जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है वो दोनों लगभग एक ही समय पर ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए ये? हिंदू रिलीजन से ही सेपरेट होकर के बने हैं। ठीक, क्यों बनने की जरूरत पड़ी थी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म को अलग से क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हमने देखा कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक तक आते आते जो रिचुअल्स हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने लगे, और रिचुअल्स बढ़ते चले गए। तो जैसे जैसे रिचुअल्स बढ़ते चले गए वैसे वैसे क्या हुआ कि अगेन रिचुअल्स की जो परफॉर्मेंस है, कि रिचुअल्स कौन कर सकता है? जो प्रॉस्पेरस आदमी है। ठीक है, तो वो आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करने लगा। तो इसका मतलब जिसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर है उसका भगवान से ज्यादा क्लोज कनेक्शन है। ठीक है, वो ज्यादा रिचुअल्स परफॉर्म कर पा रहा है। तो इसका मतलब जो रिच और पुअर का डिवाइड है वो रिलीजियस उसमें भी देखा जाने लगा। ठीक है, तो रिलीजन रिच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा, पुअर को कम इंपॉर्टेंस देने लगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अब वहां पे कुछ जो पुअर्स थे प्लस कुछ जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, कि जब उन्होंने देखा कुछ रिचुअल्स को, जो रिचुअल्स बनाने वाली जो प्रीस्ट क्लास है वो क्या कर रही है, वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उसका मेलाफाइड यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने उन्होंने उस चीज को विरोध किया और उसका लिए अपना एक सेपरेट रिलीजन बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा जो रिचुअल्स हैं या जो मेल प्रैक्टिसेस हैं हिंदू रिलीजन की, अब वो बहुत सारी थी उस टाइम पर। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया कि हमारे पास बुद्धिज्म और जैनिज्म दो सेपरेट रिलीजन बने। ठीक है, उसके बाद इनका जो कॉन्सेप्ट है किस किस चीज पे फोकस करते हैं? नॉन वायलेंस, अहिंसा के ऊपर, ट्रुथ के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब लोग उस टाइम झूठ बोलते होंगे। ठीक है, अहिंसा के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो लोग उस टाइम पे वायलेंट होंगे। अब इनके आगे की जो फिलॉसफीज है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जैनिज्म का मतलब देखा था कि जैनिज्म का मतलब क्या है। जैनिज्म जो है संस्कृत वर्ड जिन से डेराइव किया गया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि जिसने कॉन्कर कर लिया हो। कॉन्कर कर लिया हो मतलब कंट्रोल कर लिया हो। ठीक है, तो किस किस चीज को कंट्रोल किया हो? जिसने अपनी डिजायर, इच्छाओं को, अटैचमेंट, ठीक है, एंड एंगर, इन तीन चीजों को जिसने कंट्रोल कर लिया हो उसको क्या कहेंगे? जैन। फिर हमने इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी थी कि जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हैं वो कौन हुए? ऋषभनाथ जी। ठीक है, देन वी हैव टोटल 24 तीर्थंकर्स, और ये किस रीजन में फ्लरिश किया? मगध में। ठीक है, आई थिंक आप लोग मगध के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर उससे भी होंगे। एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य, देखा है वो आप लोगों ने? आप सब जैनजी हैं? नहीं देखा तो बिल्कुल आप लोग सब नेटफ्लिक्स वगैरह वाले हो, हाँ, मॉडर्न। ठीक है, तो ये मगध जो है उसमें जो बेसिकली आप जो चाणक्य का वो हम देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का देखेंगे, वो बेसिकली सारी फाइट इस एरिया को लेकर के ही थी, मगध को लेकर के। ठीक है, और चाणक्य ने क्यों ऐसा वो किया था, मतलब क्यों फाइट की थी या क्यों ये सब चीजें की? चाणक्य की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? यूनिफाई कर दिया था उसने। ठीक है, कि एक अखंड भारत बनाने का सपना था, और वो सपना क्यों लेके आए चाणक्य? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? चाणक्य कौन थे बेसिकली? हैं? टीचर थे। ठीक है, तो एक टीचर को पॉलिटिक्स करने की या पॉलिटिक्स कराने की क्या जरूरत पड़ गई? तो उससे क्या हुआ भाई? जैसे अगर आज के टाइम में मुझे कोई कहे कि आप पॉलिटिक्स करो, ठीक है, तो मुझे पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है? मैं तो आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुश हूं उसमें, मुझे तो नहीं करनी पॉलिटिक्स। तो ऐसे चाणक्य को क्या जरूरत पड़ गई पॉलिटिक्स करने की? मन किया उनका कि चलो कुछ एडवेंचर करते हैं, उनकी एडवाइस चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन एडवाइस चाहिए थी तो ठीक है, एडवाइस को मानना ना मानना तो हर किसी की मर्जी है। और एडवाइस किसको चाहिए होगी? बेसिकली समझदारों, जो लोग समझदार होते हैं उनकी बात सुनना सबको पसंद है। ठीक है, लेकिन मानना थोड़ी चाहता है कोई भी। जब हम आगे जाकर के जनपदास और महाजनपदास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास टोटल 16 महाजनपदास है। तो अब क्या हो रहा है, वो 16 महाजनपदास आपस में झगड़ रहे हैं। ठीक है, और प्लस फॉरेन इन्वेजन भी, फॉरेनर्स आकर के वो भी अटैक कर रहे हैं। ठीक, तो अब फॉरेनर्स जब आ रहे हैं, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो वो इधर अफगानिस्तान वाली तरफ से आ रहे हैं। तो जब वहां से आ रहे हैं, मगध सबसे पावरफुल है, तो चाणक्य ने कहा कि भाई ये जो है इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और हम सबको मिल करके, जितने भी 16 महाजनपद हैं उन सबको मिल करके फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट लड़ाई करनी चाहिए। ठीक, तो वो जो मगध के राजा थे धनानंद, उनके पास गए चाणक्य। ठीक, जब उनके पास गए तो वो, अब चूंकि
प्रॉस्पेरिटी है पूरी, सबसे रिच वो है। तो जो धनानंद था वो मोस्ट ऑफ द टाइम शराब के नशे में डूबा रहता था और डांस देखता रहता था। ठीक है, तो जब चाणक्य गए, उन्होंने कहा कि भाई वो अटैक कर रहे हैं वहां से आकर के, तो उन्होंने कहा मगध पे थोड़ी कर रहे हैं, मेरा उससे क्या लेना देना है। तो उसने कहा कि भाई अभी एक एक करके वो अटैक करेंगे, कल को तुम्हारा नंबर भी आएगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी हम सेल्फिश होते हैं तो बाद में जाकर के हम ऐसे ही फंसते हैं। तो उसने कहा कि ये मतलब ये एक नॉर्मल सा ब्राह्मण, ये टीचर, ये मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। हम मतलब पीढ़ियों से हम वो चलाते हुए आ रहे हैं राज्य, ठीक है, और ये आया है हमें सिखाने के लिए। तो उन्होंने उसका अपमान किया चाणक्य का वहां पर। और जब चाणक्य का अपमान हुआ तो चाणक्य ने उस टाइम पे प्रतिज्ञा ली कि मैं इसको, हालांकि क्योंकि राजा है अब हेरिडिटरी चलता हुआ आ रहा है, कि मैं इसको इस राजा वाली उससे हटा करके एक नया राजा लेके आऊंगा। तो वहां से उसने आगे, जब रास्ते में गुस्से में जा रहा था, तो वहां पे उसने चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको एज अ स्लेव बेचा जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे दास प्रथा आ गई, ठीक है, तो एज अ स्लेव उसको बेचा जा रहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो वहां से उसने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा या छुड़ाया। ठीक है, और फिर उसको पूरा का पूरा पढ़ा करके उसको एक राजा बनाया। ठीक है, इसलिए चाणक्य इंपॉर्टेंट है। तो मगध सबसे प्रॉस्पेरस एरिया उस टाइम का था, जो कि कहाँ था, बिहार में। ठीक है, और आज आप बिहार की हालत समझ सकते हो। ठीक है, अगेन फिर हमने इनके सिंबल्स देखे थे कि ऋषभनाथ का क्या सिंबल है, बुल है, पार्श्वनाथ का स्नेक है, महावीर का लॉयन है। ठीक है, और कौन कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं ये हमें याद रखना। ठीक है, चलो उसके बाद लाइफ ऑफ महावीर। अब इसके बारे में तो आपको पता होगा, महावीर की लाइफ के बारे में। नहीं पता? तो अब अगेन उनका बर्थ 599 बीसीई में हुआ। कहां पर हुआ? कुंदग्राम। ये कहां पर है? वैशाली में। अब वैशाली कहां है? वैशाली को भी जब हम महाजनपदा देखेंगे जहां पर इनका बर्थ हुआ। ठीक है, क्षत्रिय क्लैन में हुआ। अब आप देखो उस टाइम तक जाते जाते जो वर्ण सिस्टम है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है भाई, हमने देखा था कि जो हड़प्पन कल्चर है वहां कोई वर्ण नहीं है, बट अर्ली वैदिक तक आते आते और लेटर वैदिक तक आते आते जो वर्ण सिस्टम है वो क्या हुआ, अराइज हुआ और उसके बाद स्ट्रांग हो गया। तो अगेन अब उसी टाइम के या उस समय के बाद की बात है ये, तो वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये भी है कि कहां पर कौन से उसमें इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, अगेन उन्होंने ही रिनंस द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 30। 30 साल की उम्र में क्या किया था? व्हाट इज रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड? संन्यास लेना। ठीक है, कि 30 साल की उम्र में उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी थी, संन्यास ले लिया था चीजों से। एंड ही अटेन्ड निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब इट्स लाइक कि मोक्ष या डेथ। ठीक है, तो जो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई वो कहां पर हुई? पावापुरी। ठीक, अब आपके एक दो टास्क हैं। क्या टास्क हैं? सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि महावीर के फादर का क्या नाम है और इनकी मदर का क्या नाम है और इनका चाइल्डहुड का क्या नाम है। ठीक है, तो फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, मदर का नाम और चाइल्डहुड नेम वर्धमान। ठीक है, इसीलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहते हैं या महावीर स्वामी, है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? ये वो सिद्धार्थ नहीं है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इसीलिए ये आपसे स्पेसिफिकली पूछा क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ जो सिद्धार्थ है, ठीक है, ये अलग है और गौतम बुद्ध जो है वो अलग है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये गौतम बुद्ध के लड़के हैं। हाँ, गौतम बुद्ध ने शादी की थी, क्यों नहीं की थी? उनका बेटा भी था। अभी गौतम बुद्ध को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगेन जैन रिलीजन के जो त्रिरत्न हैं, ठीक है, 3 ज्वेल्स हैं, वो क्या क्या हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक, तो सबसे पहली बात तो जो आपका विश्वास है वो सम्यक होना चाहिए, सम्यक दर्शन, सही चीज में आपका विश्वास होना चाहिए। ठीक है, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली मोक्ष मिलेगा। ठीक है, और हमने क्लास में डिस्कस किया कि मोक्ष इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि वो जिस वजह से इस पृथ्वी पर आया है। अब इनकी 5 ग्रेट वॉज, मतलब
इनके शपथ, ठीक है, या जो है व्रत, महाव्रत, पंच महाव्रत जो बोला गया इसमें जैन रिलीजन में, वो क्या क्या है? सबसे पहला अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये 5 चीजें हैं कि भाई ये 5 चीजें आपको अपनानी चाहिए, इन 5 चीजों के आपको इनको फॉलो करना चाहिए। तो अहिंसा इज नॉन वायलेंस। ठीक, अब अगेन नॉन वायलेंस क्या है? इट इज अगेन अ सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। देन सत्य, सत्य क्या है? हाँ, सत्य इंग्लिश वर्जन इज ट्रूथ, बट व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ? है झूठ नहीं बोलना। इसका मतलब सच अपने आप में कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ झूठ इज सच। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ रोशनी क्या है? अंधेरे को गायब करने वाली, ठीक है, तो मतलब रोशनी की अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है। देयर आर सम फोटॉन्स दैट आर एमिटेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक, कुछ एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, वो लाइट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो बेसिकली सम एनर्जी इज एमिटेड, उस एनर्जी की वजह से जो ल्यूमिनेसेंस है दैट इज लाइट। ठीक, तो ऐसे ही ट्रुथ क्या है? अगेन ये सारी चीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूं। वो रोशनी नहीं है, लेकिन कोई भी एनर्जी है। रोशनी क्या है? एनर्जी तो है। मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली है तो वो एनर्जी ना, ठीक है, वन और अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है जिसकी वजह से ल्यूमिनेसेंस क्रिएट हो रहा है, वो लाइट है, सिंपल। अल्टीमेटली सारी चीजें एनर्जी से ही चल रही हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन में भी आ जाओ या आप जो है एटम में भी आ जाओ, एटॉमिक लेवल पे, तो एटॉमिक लेवल भी क्या है? अल्टीमेटली है तो वो एनर्जी। क्योंकि जब एटॉमिक फिजन होता है, ठीक है, या न्यूक्लियर फिजन होता है, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? नहीं, न्यूक्लियस टकराता है, मतलब न्यूक्लियस टूटता है न्यूक्लियर फिजन में, फ्यूजन में वो फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो फिशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन में? फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो सन है हमारा, सूर्य है, उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? फिशन या फ्यूजन? फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसलिए सन से बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। और फिर वो उसकी जो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक। अब लाइट क्या है? विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, जिसमें क्या है? सी, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, यही है। याद है ये? नहीं है? नहीं है? तो सी इज फॉर कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ठीक है, यही है। तो इसमें से जो एनर्जी विजिबल वाली रेंज में है वो लाइट है, वो हमें दिखाई दे रही है। उसके अलावा ये सब भी तो एनर्जीज ही हैं, ये हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो बेसिकली लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज विजिबल, ठीक। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि भाई सच बोलो, नॉन स्टीलिंग, चोरी मत करो। इसका मतलब उस टाइम पे चोरी बहुत होती होंगी, तभी आपको कोर फिलॉसफी के अंदर, कोर उसके अंदर लेकर के आना पड़ा कि भाई जो भी जो है जैन धर्म में आएगा उसे ये 5 व्रत लेने पड़ेंगे या शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या? कि वायलेंस नहीं करेंगे, इसका मतलब वायलेंस खूब होती होगी, ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे, तो लोग झूठ बोलते होंगे, मक्कारी करते होंगे, तो इसका मतलब उस टाइम के लोग बहुत मक्कार रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद चोरी करते होंगे वो, ठीक। ब्रह्मचर्य लेकर के आएगी, ब्रह्मचर्य आप फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब उस टाइम पर लोग बाग ब्रह्मचर्य को नहीं मानते होंगे, ठीक है। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन मतलब कि आप चीजों को त्याग कर देंगे, ठीक है, पोजेस करके पकड़ के रखेंगे, ये चीज मेरी है, ठीक है। ऐसा जो है ये 5 महाव्रत, महाव्रत जो है वो जैनिज्म की फिलॉसफी में है। क्या दिख रहा है? ये क्या समझ में आ रहा है इससे? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो जैनजी वाली कहानियां हैं वो थोड़ा उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, तब मैं अप्रोप्रिएट जो एग्जाम्पल्स हैं वो दे पाऊंगा, है रिलेट करके। किससे? कि क्या क्या चल रहा है आजकल, किसी कोरियन ड्रामा से, है कि वहां पर उसने ऐसा किया, या और क्या है जैन जी का? जो आई थिंक आपका हैरी पॉटर, हैरी पॉटर तो आपके लिए पुराना हो गया है, या देखा है हैरी पॉटर? पुरानी बातें हो गई, तो अब उस हिसाब से तो मेरे को बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कहानी थी कि ये 4 अंधे लोग हैं और इनको कहा गया
एक हाथी इनके सामने खड़ा किया गया और इनको कहा गया कि आप ये बताओ ये क्या है, आपको कैसा लगा कि क्या है। तो इनमें से जिस आदमी ने हाथी की जो ये है सूंड है इसको पकड़ा, ठीक है, तो उसने कहा कि इट्स लाइक ए स्नेक, ये तो ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा सांप हो। ठीक है, हाथी क्या है कि बहुत बड़ा सांप है। इसने कहा जिसने पैर पकड़ा कि नहीं ये तो एक पिलर है, बड़ा पिलर है। ठीक है, जिसने कान पकड़ा उसने क्या कहा कि इट्स लाइक अ फैन, ये तो पंखे की तरह है। और जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा इट्स लाइक अ रोप। ठीक, तो हाथी की डेफिनेशन क्या आई? हाथी की डेफिनेशन आदमी के लिए है स्नेक, इस आदमी के लिए है पिलर, इस आदमी के लिए है फैन और इस आदमी के लिए है रोप। ठीक है, तो चारों के लिए हाथी की डेफिनेशन अलग अलग है। अब इन चारों में से सही कौन है? सारे सही है। क्या हाथी सांप है? क्या हाथी पिलर है? हैं? उनके हिसाब से वो सही है, इसका मतलब आपके हिसाब से वो गलत है। तो इसका मतलब अगर आप अपने हिसाब से सही हो तो आप इनके हिसाब से गलत हो, यही सच है। ठीक है, दिस इज द ट्रुथ। ठीक, कि भाई जो चीज आपके हिसाब से सही हो सकती है वो किसी और के हिसाब से गलत हो सकती है। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट सच नहीं है, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस आदमी के लिए हाथी का पिलर होना सही है क्योंकि इसने हाथी को वैसे ही देखा है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जितनी नॉलेज है आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से जिस चीज को जैसे देखा वही आपका सच है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है जो एक्चुअल सच है वो इन चारों में से किसी का भी सच नहीं है। ठीक है, तो अगेन जो इनकी कोर फिलॉसफी है वो क्या है? अनेकतावाद। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भाई जो रियलिटी है दिस इज मैनी साइडेड रियलिटी। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज रियल है। ठीक है, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं और वो सब रियल हैं। रियलिटी जो है जिसको हम कह रहे हैं ये चीज ऐसे है। ठीक है, जैसे क्या हम प्रेजेंट में जी रहे हैं? हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। अब कोई भी चीज है वो हमें दिखाई कब दे रही है? जब लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है तभी हमें दिखाई दे रही है वो चीज। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम, भले ही वो अलग बात है कि इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप सूरज को देखो तो सूरज से अर्थ तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, तो अब बेसिकली जब आप सूरज को एक पर्टिकुलर जगह देख रहे हो, ठीक, तो क्या सूरज वहीं वैसा ही है जैसा आपको दिखाई दे रहा है? क्यों? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि जो टाइम लाइट को सूरज से अर्थ तक आने में लगा आपको तो सूरज वहां पर वैसा दिखाई दे रहा है ना जो उतने टाइम पहले था सूरज। ठीक है, तो इट मींस अगर आप अभी सूरज की तरफ देख रहे हो तो यू आर लुकिंग इन पास्ट। तो जो जिसको अभी आप सच मान रहे हो सकता है कि वो अभी सच नहीं है, प्रेजेंट में है भी नहीं, क्योंकि लाइट इतना टाइम लेती है उन स्टार्स से यहां तक आने में। ठीक है, बट आपको क्या लग रहा है कि प्रेजेंट में वहां पर एक स्टार है, प्रेजेंट में वहां पे एक सूरज है। ठीक है, प्रेजेंट में हाथ यहां है। ठीक, तो अगेन ऑल दीज आर फिलोसफिकल एस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जो रियलिटी है उसके मल्टीपल एस्पेक्ट है। ठीक, अब आपको कितना पता है आप उस हिसाब से चीजों को डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है स्यादवाद? स्यादवाद क्या कह रहा है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रहा है कि जो ट्रुथ है ना दैट इज कंडीशनल थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। ठीक है, अब जैसे अगेन हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि व्हाट इज दिस, वेदर दिस इज 6 और दिस इज 9। ठीक है, तो अगेन इट डिपेंड्स कि कोई पर्सन इसको 6 भी रीड कर सकता है, कोई इसको 9 भी रीड कर सकता है। सो जो ट्रुथ है दैट इज कंडीशनल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है न्यायवाद। ठीक, इसको भी हम देखते हैं आगे, अभी इनको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा ताकि आपको ध्यान रहे। तो अगेन अनेकतावाद जो है वो क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ मैनी साइड रियलिटी, कि रियलिटी एक नहीं है मल्टीपल रियलिटी है। ठीक है, तो अनेक मीन्स मैनी, अंत मीन्स साइड। ठीक है, तो रियलिटी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम कहते हैं कि दिस इज रियल तो उसकी मल्टीपल डायमेंशंस है।
और जो ह्यूमन बीइंग की नॉलेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ डायमेंशंस ऐसी भी हो सकती हैं किसी भी चीज की जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, देन स्यादवाद इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो ट्रुथ है वो कंडीशनल है, एब्सोल्यूट नहीं है। हम कहते हैं कि सच बोलो, बट सच बोलो मतलब सच इज अगेन कंडीशनल, एब्सोल्यूट तो है ही नहीं कोई चीज सच। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है न्यायवाद। न्यायवाद क्या कह रहा है? इट्स अ व्यू पॉइंट। तो आप जो नॉलेज है किसी भी चीज की, ठीक है, उसको आप एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट से एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अदरवाइज जैसे ही आप उस व्यू पॉइंट को चेंज कर दोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये फिलोसफिकल बातें हैं, इनकी गहराइयों में आपको नहीं जाना। ठीक, मैंने हल्का सा आपको बता दिया इसका। ठीक है, और हर एक व्यू पॉइंट क्या है? हर एक व्यू पॉइंट पार्शियल है और वैलिड है। ठीक है, इसीलिए ही क्लास में मैं क्या कहता हूं कि भाई जो चीज आप बता रहे हो वो भी कहीं ना कहीं सही है। तो मैं ये नहीं कहता किसी भी स्टूडेंट को कि आप गलत बता रहे हो सकता है वो बात भी सही हो, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं किसी चीज पर, वो बात मेरा व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो अगेन इस सब से हमें क्या पता लगा कि जैनिज्म किस चीज की बात कर रहा है? जैनिज्म बात कर रहा है कि सब लोगों को साथ में लेकर के चलने की, मतलब मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को, मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सेप्ट करने की। अब ये हिंदू रिलीजन से अलग होकर के आया है, तो इसका मतलब उस टाइम पे कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है वो रिजिड रहा होगा। वो क्या सोचते होंगे कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। ठीक, अगर मैं आपको हमेशा ये कहूं कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है और आपको वैसा ही करना पड़ेगा, तब आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आना, या फिर तब अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बात भी कह रहा हूं, आप भी अपनी बात कह पा रहे हैं और जिसकी बात ठीक है हम उसको मान लेते हैं? दूसरे वाली सिचुएशन में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगेन इसीलिए अब देखो जो जो चीजें कहीं ना कहीं पे हिंदू रिलीजन की बुराई रही उस टाइम पे, ठीक है, या वैदिक टाइम की जो बुराइयां रही, वो कहीं ना कहीं पे आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर सुधार होकर के वो इनके प्रिंसिपल्स बन गए। जो वहां पर बुराइयां बनी वो यहाँ पर प्रिंसिपल्स बन गए। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। कर्म थ्योरी क्या है? कर्म थ्योरी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही कर्म आपके पास लौट करके आएगा। ठीक है, अब कर्म क्यों लौट के आएगा? तो इन्होंने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया, उन्होंने मेटीरियलिस्टिक कर्मा के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया। क्या कहा कि कर्मा फिजिकल पार्टिकल की तरह है, ऐसा नहीं है कि कोई मॉरल फोर्स है खाली। वो कह रहे हैं कि जो आपके कर्म है ना, वो कुछ ऐसे हैं जैसे पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स आपसे चिपक गए। तो ऐसे ही जो आपके कर्म हैं वो आपकी बॉडी से अटैच हो जा आपकी सोल से अटैच हो जाते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि आपके जो एक्शन है दे अट्रैक्ट कर्मा। ठीक है, तो कर्म क्या है कि अगर आपके अच्छे एक्शंस हैं तो अच्छे कर्म अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। दे आर लाइक पार्टिकल्स, जैसे मैग्नेट के चारों तरफ लोहे के पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एक्शंस अच्छे हैं तो आपका जो कर्म होगा, अच्छे कर्म आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कर्म कहाँ पे जाकर अटैच होंगे? आपकी सोल से। ठीक है, और जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं हो जाएंगे सारे के सारे, तब तक क्या होता रहेगा? आपका रीबर्थ होता रहेगा। ठीक है, और अल्टीमेट पर्पस क्या है? लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ। ठीक है, कि यहां आने से, इस पृथ्वी पे आने से जो लिबरेशन है, ठीक है, उससे लिबरेट हो जाना, उससे फ्री हो जाना, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। ठीक है, और इस टाइम पर दुनिया के जो सो कॉल्ड सबसे पावरफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? हम्म, हाँ, वॉर तो कर ही रहे हैं। अदर देन वॉर, रिसर्च किस चीज पे चल रही है आज के टाइम पे? कि कैसे वो अपनी लाइफ बढ़ा करके इमोर्टैलिटी की तरफ जा सके, कि हम हमेशा रह सके इस धरती पे। ठीक है, वही जो ट्रम्प है या और लोग हैं, ठीक है, वो क्या क्या करते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं बड़े, वो कहीं ना कहीं पर इस तरह की रिसर्च करा रहे हैं साइंटिस्ट से, ताकि उनकी लाइफ नॉर्मल इंडिविजुअल से काफी लंबी हो सके। मतलब वो हमेशा जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे। ठीक है, तो बात यही है ना कि बेसिकली सब यही चाह रहे हैं कि हम 100 की जगह 200 साल जिए, 300 साल जिए। ठीक, लेकिन मजेदार बात क्या है कि जिस चीज पे अभी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिस चीज पे वेस्टर्न वर्ल्ड अभी काम कर रहा है फिलोसफिकल एस्पेक्ट में, वो भी हमारे से बहुत पीछे है।
हमारे पास उनसे कहीं ज्यादा एडवांस चीजें थी। आप सोचो, हमारे पास महाभारत में किस चीज का रेफरेंस मिलता है? भीष्म पितामह, जिनको क्या है, इच्छा मृत्यु का वरदान है कि वो जब चाहे तब मरेंगे, कोई मार नहीं सकता उनको। क्या वो आज जिंदा हैं भीष्म पितामह? क्यों नहीं है? द रीजन इज क्योंकि आप इस पृथ्वी पे रहते रहते इतनी सारी चीजों को झेलते झेलते एक टाइम के बाद आप परेशान हो जाओगे और आप कहोगे कि ये क्या है, मुझे छोड़ के जाना है यहाँ से। तो अभी जिस एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हमें इमॉर्टल होना है या हम परमानेंटली रहें इस पृथ्वी पे, तो कोई भी नहीं रह सकता। तो मतलब हिंदू फिलॉसफी या जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है पूरी की पूरी, वो कहीं ना कहीं पर वेस्टर्न फिलॉसफी से बहुत एडवांस है। पाए तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने आकर के हमारे ऊपर अपनी फिलॉसफी इंपोज की और हमारी फिलॉसफी को, हमारा जो पूरा का पूरा कल्चर है, उसको क्या दिखाया? उसको एक नीचा कल्चर दिखाया कि ये लोग तो नीचे लोग हैं, हम एडवांस हैं। इसीलिए ही क्या है कि आज के टाइम में अगर आपकी क्लास में मैं धोती कुर्ता पहन के आ जाऊं, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम क्लास लगाने के लिए आ रहे हो, तो आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे सर आ गए, है ना, कि धोती कुर्ता पहन के लॉ पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर मैं कोट टाई सूट पहन करके पूरा आ रहा हूं, तो यू विल फील कि अरे कोई जेंटलमैन टाइप आए हैं। ठीक है, भले ही मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल करप्ट हो। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आगे जाकर के हम देखेंगे ब्रिटिशर्स का जो है पूरा का पूरा इंपोज करा हुआ, और इनिशियली उन्होंने फोर्सफुल तरीके से इंपोज किया, बाद में हमने इंटेलेक्चुअली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है जी? अल्टीमेट पर्पस है कि भाई अब लिबरेशन, और ये लिबरेशन कैसे हो सकता है? पहली बात तो कि कर्मा का इनफ्लो को रोक करके, एंड सेकंड जितने भी कर्म हैं, ठीक है, उनको आप शेड अवे कर दो। सो सिंपल बात यह है कि आपके पास अच्छे कर्म रह जाएं और जो बुरे कर्म हैं वो आपके हट जाएं, तो आप लिबरेट कर जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो जैनिज्म में कर्मा को एज ए मटेरियल माना गया, जबकि बुद्धिज्म में और हिंदुइज्म में ऐसा नहीं माना गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल्स हैं जो आपसे आकर के, आपकी सोल से आकर के अटैच हो जाते हैं। ठीक है, देन मोक्ष इज द अल्टीमेट पर्पस। मोक्ष क्या है? फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, अब पिछले जन्म में हो सकता है कि आप बहुत साइंटिस्ट रहे हो, ठीक है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल रहे हो, कितनी पढ़ाई की होगी आपने। अब जैसे ही आपका वापस से बर्थ हुआ, अब आपको वापस क्लैट के लिए पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब बहुत पढ़ लिख के हो सकता है कल को आप जस्टिस बन जाओ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिर एक दिन फिर आप मरोगे। ठीक, फिर अगला जन्म फिर होगा, और जब अगला जन्म होगा फिर वापस से वही चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, फिर वापस कंपटीशन देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे आप मल्टीपल जन्म में ये कॉम्पिटिशन्स देते हुए आ रहे हो, और ऐसे कॉम्पिटिशन्स देते जाओगे, तो इससे कहीं तो फ्रीडम चाहिए। ठीक है, कब तक क्लैट के लिए पढ़ते जाओगे? ठीक, अगेन दिस इज फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब ये खाली क्लैट का तो मैंने एग्जांपल दिया है, पूरी लाइफ ही ऐसे ही है। ठीक है, तो जो लाइफ के स्ट्रगल्स हैं उससे फ्रीडम, दैट इज मोक्ष। और कैसे मिलेगा ये? इन सब चीजों से जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। ठीक है, और मोक्ष में क्या होगा? जब आपको मोक्ष मिलेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि यू हैव इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ब्लिस एंड इनफाइनाइट पावर। ब्लिस क्या होता है? ब्लिस इज परम आनंद। ठीक है, तो बेसिकली खुशी या सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो आपके पास इनफाइनाइट खुशी होगी, इनफाइनाइट नॉलेज होगी, और इनफाइनाइट पावर होगी आपके पास में। ठीक है, तो अगर इसको हम सम अप करें तो हमने अनेकतावाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जहां पे हमने क्या पढ़ा कि ट्रुथ क्या है? मल्टी साइडेड है। स्यादवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ट्रुथ कंडीशनल है। ठीक, न्यायवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ट्रुथ व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है, आपकी जो नॉलेज है वो व्यू पॉइंट पे डिपेंड करती है कि किस पर्सपेक्टिव से आप उसको देख रहे हो। कर्मा में हमने पढ़ा कि कर्मा क्या है, कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो आपकी सोल को बाइंड कर लेते हैं। ठीक, और मोक्ष का क्या मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम कर्मा, इनसे कंप्लीटली आप फ्री हो जाओ। ठीक है, दैट इज मोक्ष। ठीक है, ये हमने जैनिज्म में ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, अब अगेन जैन स्क्रिप्चर्स जो है हमारे पास वो क्या है? अंगमाज। ठीक, कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए ये इंपॉर्टेंट है। तो किस में है? प्राकृत लैंग्वेज में, याद रखना है।
जैनिज्म के जो हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक, उसके बाद ये फर्दर जो टेक्स्ट है इनके दो पार्ट में डिवाइडेड है, अंगाज एंड उपंगाज। ठीक है, तो अगेन इतना ही ध्यान रखना है कि अंग और उपंग जो है वो किससे डील कर रहे हैं, जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं उससे डील कर। और इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन जो हुआ वो कहां पर हुआ, वल्लभी गुजरात में। ठीक है, तो मतलब दिस प्लेस इज एसोसिएटेड विद जैन टेक्स्ट या जैन स्क्रिप्चर्स। ठीक है, याद रहेगा। फिर अगेन जो जैनिज्म है वो भी आगे जा करके दो पार्ट में डिवाइड हो गए, किस किस में, श्वेतांबर एंड दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? श्वेत मीन्स सफेद, वाइट। ठीक है, तो श्वेतांबर वाइट कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि अब उसमें भी उसका रीजन क्या है, उसमें रीजन ये था कि भाई इनिशियली जैनिज्म में अब ये क्यों किया गया कि भाई जूते नहीं पहनने हैं, कपड़े नहीं पहनने हैं। व्हाट वाज द रीजन? हाँ, अगेन अब जो जैनिज्म में देखो कि भाई आज भी बहुत सारे जो वो हैं जैन मॉन्क है वो जूते नहीं पहनते। ठीक, जूते ना पहनने का रीजन अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग की जो सड़क है, ठीक है, उसके ऊपर वो पैदल चल के जा रहे होते हैं और उनके पैर बहुत मतलब वो इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब तो तारकोल की सड़क है। ठीक है, तो अब जूते नहीं पहनते, उसका रीजन पहले नहीं पहनते थे तो वो जस्टिफाइड था। क्यों जस्टिफाइड था? पहले जूते ना पहनना क्यों जस्टिफाइड था? तो वो चप्पल भी क्यों नहीं पहनते थे? एग्जैक्टली exactly, ठीक है, तो अगेन जो आपका जूता है या चप्पल है वो किससे बन रहा है, लेदर से। ठीक है, और लेदर कहाँ से आ रहा है, जानवर से। तो इसका मतलब जूता चप्पल बनाने के लिए किसी जानवर को मारा जाएगा। ठीक है, हिंसा होगी। ठीक, तो कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा ही तो कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो जूते नहीं पहनते थे। अब जूते काहे के बन रहे हैं, कपड़े के भी बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल आ गए जिसमें किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हो रही, तो मेरे हिसाब से अब उन्हें जूते पहन लेने चाहिए। किस चीज का? ऐसे तो अगेन अब अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो हम जैसे, आप नॉन वेज खाते हो? नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? हाँ, कि उसको कैसे मारते हैं, है ना, मैं भी नहीं खाता। ठीक, मैंने भी आज तक नहीं खाया कभी कि नॉन वेज खाया है। ठीक है, बट क्यों नहीं आपका मन करता नॉन वेज खाने का? क्योंकि आपने किसी जानवर को मरते हुए देखा, पाप क्यों चढ़ेगा? मतलब क्यों चढ़ेगा पाप? ऐसा क्या कर दिया हमने, कुछ बुरा कर दिया क्या? हर्ट किया किसी जानवर को, इट मीन्स वायलेंस की। ठीक है, तो वायलेंस कैसे हुई कि हमने किसी जिंदा चीज को मार दिया समय से पहले। अगर हम कहते कि जिस दिन हमने मारा उसी दिन उसका समय आया, कि वो मरा ही इसलिए क्योंकि उसकी मौत हमारे हाथों लिखी थी और उसका समय आ गया। तो अगेन ये सारी फिलॉसफीज है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक फिलॉसफी है। ठीक है, जहां पर क्या कहा जाता है, वो रीबर्थ में मानते ही नहीं, वो कर्मा में मानते ही नहीं। ठीक है, ये एक फिलॉसफी है जब हम अलग अलग फिलॉसफीज पढ़ते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो भी कुछ है प्रेजेंट लाइफ में है, तो जब जो कुछ प्रेजेंट लाइफ में है तो आप अगर यहाँ आए हो तो आप मजे करने आए हो, तो आओ मजे करो, चाहे आप उधार लेकर के मजे करो, चाहे अपनी मेहनत से मजे करो, मजे करके जाओ। ठीक है, तो हमारे पास वो फिलॉसफी भी है इंडिया में, तो वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल दीज फिलॉसफीज। बट अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने किसी जानवर को मार दिया, ठीक है, तो आपने उसकी लाइफ को खत्म किया, इसलिए आप उस चीज को नहीं खा रहे हो, है ना, दिस इज द रीजन। तो आप सब्जी खाते हो, पेड़ जिंदा होता है, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने एक प्लांट को सब्जी बनाई, है ना, तो प्लांट भी तो जिंदा था। ठीक है, अगेन इट्स अ डिबेटेबल थिंग अगेन। ठीक है, बट हाँ, कहीं ना कहीं पर इनका कॉन्सेप्ट वही था कि हमें वायलेंस नहीं करनी है, तो सिंपल बात है। अब इसमें से भी फिर फर्दर डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट बन गए। तो अगेन जो हमारे पास में दिगंबर्स हैं, उनके जो मॉन्क्स हैं, दे डू नॉट वियर क्लोथ्स। ठीक है, और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट रहेंगी। ठीक है, जो हमारे पास श्वेतांबर है वहां पर मॉन्क्स व्हाइट
क्लोथ्स वियर करते हैं और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं दे आर स्लाइटली लिबरल देन दिगंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें बस खाली एक बात याद रखनी है, दिगंबर एंड श्वेतांबर ये दो पार्ट में, दो सेक्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब अगेन हमारे पास दो जैन काउंसिल हुई हैं, मतलब दो बार इनकी इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स हुई, बड़ी इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स, फर्स्ट काउंसिल एंड सेकंड काउंसिल। बस हमें ये याद रखना है कि कहाँ हुई है ये। तो पहली कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना, बिहार। ठीक है, एंड सेकंड कहाँ हुई है? वल्लभी। ठीक, पहली किस चीज के लिए हुई थी? ओरल कंपाइलेशन के लिए, और दूसरी उसी चीज को रिटर्न कर दिया। अब आप कहोगे सर ओरल कंपाइलेशन कैसे होगा? तो इस टाइम पर क्या हो रहा था, जब फर्स्ट काउंसिल हुई उस टाइम पर फैमिन आ गया। तो फैमिन आने पर यह हुआ कि कुछ जो मॉन्क्स थे, अब मॉन्क्स का डिवीजन हो रहा है, कुछ मॉन्क्स अलग जा रहे हैं, कुछ मॉन्क्स अलग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम सारी चीजें याद कर लेते हैं जो जो उनकी चीजें हैं, क्योंकि अगर हम याद नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ताकि सब मॉन्क्स को सारी चीजें पता लग जाएं, उसके लिए फर्स्ट काउंसिल हुई। ठीक है, और सेकंड काउंसिल के टाइम तक उस चीज को क्या किया गया, क्योंकि यहां से यहां तक कितने टाइम का डिफरेंस आ गया, थर्ड से सिक्स, लगभग 250-300 साल। ठीक है, तो 250-300 साल के बाद में उस सब को रिटर्न कर दिया गया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई और सेकंड कहाँ हुई है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो जैनिज्म का टॉपिक है यहाँ पर खत्म होता है।